Morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. So next chapter in our calculus department is chapter number 8. तीन चैप्टर कर लिए हमने टोटल कैलकुलस सेक्शन में. फर्स्ट वन वाज डेरिवेटिव्स, देन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड देन द इंटीग्रल्स. तो व्हेन इट कम्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो इंटीग्रल्स में किया वही करना है, बस अब उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना है. और एक ही प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है हमारे सामने चैप्टर में, जो पूरे चैप्टर में डिस्कस होगी. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लेंदी नहीं है. दो एक्सरसाइजेस थी जिसमें से भी शायद एक एक्सरसाइज ओमिट हो गई है, राइट. एक ही एक्सरसाइज बचती है और एक मिसलेनियस. छोटा सा जल्दी से हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ना रख के एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स रखें तो बेहतर होगा. मतलब इस चैप्टर में जो इंटीग्रल्स के एप्लीकेशन के बारे में बात हुई है वो ओनली एंड ओनली डेफिनेट इंटीग्रल्स के एप्लीकेशन के बारे में बात हुई है. जब अपने इंटीग्रल्स को ज्योमेट्रिक फॉर्म में सीखा था लास्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में, देन वी सॉ दैट के इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, चलो दोनों लिख देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड द सेकंड सेकंड वन इज डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो अभी हमने रिसेंट में खत्म भी किया. डेफिनेट इंटीग्रल्स दोनों के ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं. तो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है फैमिली ऑफ कर्व्स. यस और नो. अगर हमको एक कर्व गिवन है और उसको हमको इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करना है, तो जो हमको बदले में आंसर मिलेगा वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, प्लस सी से जो डिफरेंशिएटेड होगा, राइट. डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने सीखा था, आपको याद हो तो, एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व. डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली हमको एक एरिया देता है. ठीक है, ज्योमेट्रिकल हमको एरिया दिखता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली डेफिनेट इंटीग्रल्स. दैट मींस वी विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड नॉट दिस वन. ये नहीं करना आपने को, हमारे कोर्स में नहीं है. ओनली डेफिनेट इंटीग्रल्स का ही एप्लीकेशन पढ़ना है. तो चैप्टर का नाम हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से ही याद रखें तो बेहतर है. इनडेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, नॉट ए सिंगल वन. चलें आगे. ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व है. जब जब एरिया अंडर द कर्व है, तो प्रैक्टिकली बात करें तो एरिया हमेशा चार दीवारी के बीच का एरिया होता है. अपन बोलते भी हैं चार दीवारी. जैसे मान लो मैंने कहा इस रूम का एरिया, तो ऑब्वियसली चार दीवारी है. ठीक है, अब हो सकता है किसी जगह तीन भी दीवार हो, लेकिन बोलने में चार दीवारी आता है. जब चार बाउंड्रीज तो चाहिए चाहिए ना एरिया के लिए, तो वो चार बाउंड्रीज कौन सी होंगी. जब हम कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, तो ऑब्वियसली एक बाउंड्री तो कर्व खुद होगा. एक बाउंड्री तो कर्व खुद होगा. लेट्स से देयर इज अ कर्व गिवन हियर. एक कर्व बना देते हैं रफली. दिस अ कर्व गिवन हियर लाइक दिस. ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स. ओके. ओके. y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व गिवन है. अब मैंने कहा इसके अंडर, नीचे का एरिया बताओ. एरिया अंडर दिस कर्व बताओ. मैंने कहा इसके अंदर का एरिया बताओ. तो देखो अभी अभी हमने क्या सीखा था, डेफिनेट इंटीग्रल की बात होगी. तो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे हम डिनोट कराएंगे. आई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स. और डेफिनेट है तो कुछ ए टू बी लिमिट भी होगी. कुछ ए टू बी लिमिट भी होगी अगर डेफिनेट है तो इसको हम कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें. तो देखो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स तो एक कर्व हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, ए टू बी ऑर्डिनेट्स बनाएंगे, जहां पर भी गिवन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी. फाइन. एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी ऑर्डिनेट्स बनाएंगे. तो देखो एक बाउंड्री का काम तो करेगा खुद कर्व. एक बाउंड्री का काम खुद कर्व करेगा. दो बाउंड्रीज हमारी ये ऑर्डिनेट्स देंगे हमको. और चौथी और आखिरी बाउंड्री खुद एक्स एक्सिस, यानी कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम करेगा. कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस चौथी बाउंड्री का काम करेगा. जैसे एक्स एक्सिस भी हो सकता है और वो वाई एक्सिस भी हो सकता है. कर्व अगर ऐसे ना हो कैसे, तो अभी सेकंड वाला केस भी देखेंगे. तो ये चार दीवारी के बीच का एरिया मिल गया आपको. देखो बोलो, मिला. मिला. तो इसका जो आंसर होगा वो ये एरिया होगा. समझ आया. तो आपको कर्व के अंदर का एरिया चाहिए तो ये निकाल लो. इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाला ही है हमने पूरे तीन चार एक्सरसाइजेस में. ठीक है. तो इसको मैं कह सकता हूँ एरिया फंक्शन. सीखा था ना. तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कह सकता हूँ मैं इसको. ठीक है. इसके अंदर ए टू बी लिमिट रखेंगे तो वो एक्स वाली क्वांटिटी एक न्यूमेरिक वैल्यू देगी हमको. एक न्यूमेरिक वैल्यू देगी और वो न्यूमेरिक वैल्यू ही इस कर्व के अंडर एरिया है, न्यूमेरिक वैल्यू देगी. डन. क्लियर. अब एक बार फटाफट से ये देखते हैं कि ये एरिया अंडर द कर्व, ये वाली चीज एरिया
अंडर द कर्व क्यों होती है, हमने उधर भी देखा था एरिया फंक्शन में, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करें कि ये एरिया अंडर द कर्व क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वन मोर थिंग कि ये 4 दीवारी तो है, कई बार 3 दीवारी भी मिल जाएगी। 3 दीवारी कैसे मिलेगी, x = 0 से लेकर x = b है, तो खुद y एक्सिस ही मेरी जो हो गई एक तरीके से चौथी दीवार हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके का कर्व भी मिल जाए, या सपोज करो कर्व ही ऐसा मिल जाए, लेट से कर्व ही ऐसा मिल जाए, ये लो। तो अब तो दो ही एक तरीके से बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री ये है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए कह दे तो एक तो ये खुद ही कर्व बाउंड्री है, और दूसरी दीवार ये हो गई। तो कर्व्स तो अब किसी भी टाइप के हमको मिल जाएंगे। मोटे तौर पे बात करें तो 4 दीवारी है, एक बाउंड्री खुद कर्व, एक बाउंड्री, दो बाउंड्री ऑर्डिनेट्स, और चौथी और अंतिम बाउंड्री क्या बनेगी, खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकती है और कल को वाई एक्सिस भी हो सकती है, अभी सेकंड केस भी हम देखने वाले हैं। ओके, डन। चलो क्या बात कर रहे थे इसके, कि ये एरिया अंडर द कर्व क्यों कहलाया जाता है, कैसे कहलाया जाता है, टेक्निकली कैसे कहलाया जाता है। तो सपोज करो ये एक 2D प्लेन है एंड दिस इज अ कर्व, ओके, और x = a और x = b, ये दो ऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, बोलो, x = a एंड x = b, ये दो ऑर्डिनेट्स हो गए। मान लो y = fx फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल कैसे लिखते थे अपन, इंटीग्रेशन f(x) dx ऐसे लिखते हैं, बताओ, ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई चीज है जो किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे कोई चीज है जो किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, और एरिया भी किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके मिलता है, याद करो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। एरिया कैसे मिलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर भी कोई चीज है जो किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। अब सपोज करो मैंने कहा इसका एरिया निकालो, इस पार्ट का एरिया निकालो। इस समय द ओनली थिंग यू कैन डू इज दैट कि आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे और आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, फाइन। बट इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद आप कहोगे सर इतना वाला इतना सारा एरिया जो है वो काउंट नहीं हुआ हमारे आंसर में, राइट, ऐसे ही कहोगे ना। अब सुनो ध्यान से, ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, लाइक दिस, तोड़ दिया, और अब मैंने रेक्टेंगल ऐसे बना दिया। अब आप देखो जो अब एरिया काउंट हो रहा है, जो एरिया अब अनकाउंटेड रह रहा है, पहले एरिया बहुत ज्यादा था जो अनकाउंटेड रहता है रेक्टेंगल बनाने के बाद, अब वो एरिया कम हो गया, बोलो समझ आ रहा है। पहले अनकाउंटेड एरिया ज्यादा था, अभी अनकाउंटेड एरिया कम है। अगर मैं इस रेक्टेंगल की विड्थ को और छोटा कर दूं, लाइक दिस, और फिर रेक्टेंगल बनाऊं, अब अनकाउंटेड एरिया पिछली बार से भी कम है, और छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं, या फिर बीचों बीच भी ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक ऐसे, एक बाउंड्री से खींच दी, एक बाउंड्री से खींच दी। अब आप इसमें रेक्टेंगल बनाओगे, ऐसे बनाओगे, देखो ये रेक्टेंगल बना। अब आप देखो कितना सा अनकाउंटेड एरिया है, बहुत कम का अनकाउंटेड एरिया है। और पतला कर दो उस स्ट्रिप को, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, लाइक दिस, और अब रेक्टेंगल बनाओ तो मामूली सा अनकाउंटेड एरिया है, मामूली सा, इतना मामूली सा कि जिसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मान लो इसका एरिया आ रहा होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कितना आ रहा होगा, 101 आ रहा होगा, ये 100.5 आ रहा होगा। तो इतना तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं ना, इतना तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ज्यादा एग्जैक्ट एरिया तभी मिलेगा जब जितनी छोटी स्ट्रिप होगी, राइट, जितनी छोटी स्ट्रिप होगी उतना एग्जैक्ट एरिया मिलेगा, अनकाउंटेड एरिया जो होगा वो नेग्लिजिबल मिलेगा उस केस में। अभी मैं कह रहा हूँ और छोटी करो, तो और छोटा अनकाउंटेड एरिया है, और छोटी करो, कितनी छोटी करें, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट्स पढ़ी है ना हमने, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इसको टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अगर अपन छोटा कर दें इस विड्थ को, तो एरिया जो होगा टेंडिंग टुवर्ड्स एग्जैक्टनेस जाएगा, जितना विड्थ छोटी उतना एरिया एग्जैक्ट, ये सुनो, द मोर we lower down the width, the more exact we will get the area। तो मैंने कह दिया कि width is tending towards zero, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ area is tending towards its exactness, ठीक है, कह सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस width को बिल्कुल छोटी से छोटी करके बिल्कुल पतली सी, इतनी पतली सी स्ट्रिप बनाएंगे कि ये जो एरिया अनकाउंटेड रह रहा है ये बहुत ही कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। और ऐसी हम एक स्ट्रिप नहीं बनाएंगे, ऐसी हम बहुत सारी स्ट्रिप बनाएंगे। अब आप सोचो, अगर मैंने विड्थ इतनी रखी,
तो स्ट्रिप 2 बनी। अगर मैं विड्थ और छोटी कर दूं, सपोज करो मैं विड्थ इतनी ही कर दूं, मतलब 1/3 में डिवाइड कर दूं, तो स्ट्रिप्स 3 बनी। 3 बनी। सपोज करो मैं विड्थ इसकी 1/4 कर दूं, तो स्ट्रिप्स 4 बनेगी। बताओ। मैं विड्थ और कम कर दूं तो और स्ट्रिप्स ज्यादा बनेगी। जितनी मैं विड्थ कम करूंगा उतनी स्ट्रिप्स ज्यादा बनेगी। अब मैंने विड्थ कर दी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी हो जाएगा। बोलो। क्योंकि इनवर्स रिलेशन फॉलो हो रहा है ना। अगर विड्थ को मैंने टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दिया, मैंने कह दिया कि विड्थ इतनी ही कम है, इतनी ही कम है कि 0 के नजदीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इतनी ही ज्यादा है, इतनी ही ज्यादा है कि टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है। यस और नो? 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है ना? होता ही नहीं होता है? तो एक्चुअली अब हमने लिमिट ऑफ ए सम वाला तरीका सीखा नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का। ये लिमिट ऑफ ए सम अगर हम सीखते तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वो पतली से पतली स्ट्रिप बन रही है ना, उसकी चौड़ाई होती है dx। उसकी चौड़ाई क्या होती है? dx। और उसकी लंबाई होती है fx। उसकी लंबाई क्या होती है? fx। क्योंकि x की एक वैल्यू पे आपको, सपोज करो मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे f(3) होगी। बोलो। f(3) होगी ना? तो ये लंबाई कैसे मिलेगी? फंक्शन में 3 डाल के ही तो मिलेगी। तो ये लंबाई fx हो गई, नहीं हो गई? फंक्शन में x की वैल्यू डाल के मिल रही है ना। तो ये लेंथ तो हो गई fx। ये लेंथ तो हो गई fx। और चौड़ाई हो गई dx। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है बोलो? एरिया। एक स्ट्रिप का एरिया निकला। जब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट का नाम होता है सबको एक साथ ले आओ, सम कर दो सबका। लिमिट ऑफ ए सम वाला तरीका समझते तो और ज्यादा सब अच्छे समझ आता। बट अभी के लिए मोटे तौर पे बात करो, हमने सारे स्ट्रिप्स के एरिया को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम ए टू बी, तो ये टोटल एरिया मिल गया मुझे इस कर्व के ऊपर। तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है कि इसको एरिया अंडर द कर्व क्यों कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? ओके। सो जनरली हमने सीख लिया है, अब इसको बस हमको नोट्स में नोट डाउन करना है। आज इतना ही करेंगे, कल पहला क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखें इसके नोट्स हमको क्या बनाने, स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सुनो। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी कोई लैंड खरीदने जाएंगे, ये सपोज करो आप नहीं खरीदने जाते हो, आप किसी ऐसी सर्विस के अंदर हो जहाँ पे आपको लैंड को मेजर करना है, तो मुझे बताओ जितनी भी लैंड्स होती हैं, एक्चुअल लैंड्स होती हैं, वो क्या रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रेपेजियम फॉर्म में होती है क्या? हमने तो एरिया उन्हीं का निकालना सीखा है अभी तक। 12वीं से पहले तक तो उसी का एरिया निकालना सीखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, सपोज करो आप पटवारी बन गए, अब आपको लैंड नापनी है, तो आप उधर के डिमांड करोगे भैया मेरे को तो ट्रेपेजियम शेप की लैंड दे, उसी को नापना आता है मुझे, उसी का फॉर्मूला सीखा था मैंने तो। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज ना। एक्चुअली जो लैंड्स होती है ना, वो इनमें से किसी शेप में होती ही नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देते देखें तो कर्व्स के अंदर की एरिया हमको निकालना पड़ता है। लैंड ऐसे घूमी 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 होती है, तो ये सीखोगे ना तो वो करना आ जाएगा। मतलब एक पटवारी को भी इंटीग्रल्स आना चाहिए, तब जाके वो अपना अपना जो काम है अच्छे तरीके से कर सकता है। समझ गए? ओके। चलो भाई। तो जब तक हमको यकीन नहीं होगा कि इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना टॉपिक में। तो अब इंटरेस्ट लाओ टॉपिक में, रीड करते हैं एक बार। चलो लेट्स रीड आउट, ये सब आपको लिखना है नोट्स के अंदर जब आप घर जाएंगे। We have studied so far that the definite integration of a curve y equal to fx from the limit a to b gives us the area enclosed between the curve, between the curve, एक दीवारी तो कर्व हो गई, दूसरी दीवारी क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस। और तीसरी और चौथी दीवार का काम कौन करेंगे? ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। राइट। आगे बढ़े, कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया फंक्शन ही है, और वो एक ही एप्लीकेशन सीखना है अपने को। आपने टॉपिक का नाम पढ़ा, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन है। और डेरिवेटिव्स में एप्लीकेशंस था, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव्स के एक से ज्यादा एप्लीकेशन थे, एक्चुअली 5 थे, 2 कटने के बाद भी 3 तो हमने पढ़े। यहाँ पे एक ही है तो एप्लीकेशन है। ओके चले आगे। 3 cases have been discussed here as how to find area under the curves using definite। हमारे कोर्स में या हमारे पास जो सवाल मिलेंगे वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के 3 केसेस में बटे हुए होंगे। अभी एक केस तो मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन किया तो आपको बता दिया, बचे हुए 2 केसेस कौन से हैं और उसमें क्या किया जाता है वो देखना है अपने को। राइट। तो पहला केस तो वही होगा बेटा जो अभी अभी हमने देखा, द सेम वन। फर्स्ट केस तो यही है, ऐसा ही फिगर बना था उसमें भी। बोलो। दिस इज द फर्स्ट केस।
चलो फर्स्ट केस देखते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम्म फर्स्ट केस में हमको ऐसा एक कर्व गिवन है, ठीक है। इसमें ऑर्डिनेट्स का काम ये कर रहे हैं, ठीक है। और चौथी बाउंड्री का काम एक्स एक्सिस कर रहा है, ठीक है। तो इस फर्स्ट केस को पढ़ते हैं। हेयर एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रल a फॉर एरिया इज गिवन बाय a फॉर एरिया इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b, राइट। ये तो हमने पहला केस जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ ही लिया, समझ आया। और यहाँ पे अगर अपन इसका टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स तो लेंथ है एरिया वो छोटी से छोटी स्ट्रिप की, मतलब छोटी से छोटी विड्थ वाली स्ट्रिप की, और डी एक्स उसकी विड्थ है। तो ये अभी बिल्कुल छोटी है, लेकिन मैं बिल्कुल छोटी बना दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी तो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, बताने के लिए थोड़ी तो चौड़ाई रखी है। पर ये इतनी भी नहीं है, ये डीएक्स लगभग 1 सेंटीमीटर की दिख रही है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, बहुत पतली सी स्ट्रिप है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ओके, सो ये हो गई विड्थ, नहीं ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ। इसका एरिया निकाल के ए टू बी इंटीग्रेट कर दो तो टोटल एरिया आ जाता है। ओके फाइन। तो पहला वाला केस तो काफी इजी है, या क्लियर है। दूसरा केस ये बनता है कि जरूरी थोड़ी ना कर्व ऐसा ही मिले, जरूरी थोड़ा ना कर्व ऐसा ही मिले। कर्व अगर ऐसा मिल गया तो, जैसे सेकंड केस में दिया हुआ है, सेकंड केस में कर्व देखो बेटा, ठीक है। सेकंड केस का कर्व दिखाई दे रहा है। अब ये जो कर्व है, अगर मैं इसको पहले वाले तरीके से इंटीग्रेट करने लग जाऊं, ठीक है। अब आपको वो अगर कर्व ऐसा देगा तो ऑर्डिनेट्स भी फिर x इक्वल टू समथिंग नहीं, y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में देगा, y इक्वल टू समथिंग है, यानी कि आपको ये वाला एरिया चाहिए। तो मोटे तौर पे बात करें तो ऐसा एरिया आ जाए जिसमें चौथी दीवार का काम एक्स एक्सिस ना करके वाई एक्सिस करो। ये मोटे तौर पे डिफरेंस समझ लो इसका। एक ऐसा कर्व आ जाए जिसमें चार दीवारी में से कर्व दो ऑर्डिनेट्स के अलावा जो चौथी दीवार का काम है वो एक्स एक्सिस का ना रोल हो के वाई एक्सिस का रोल हो, उस वाले कर्व को अगर मैं पहले वाले तरीके से इंटीग्रेट करने बैठ जाऊं तो कर तो सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखो, यहाँ पे एक ऑर्डिनेट खड़ा करो, यहाँ पर एक दूसरा ऑर्डिनेट खड़ा करो। पहले आप ये वाला एरिया निकालो पूरा, फिर आप ये वाला एरिया निकालो, फिर आप तीसरा ये वाला एरिया निकालो, और पहले बड़े एरिया में से ये दोनों एरिया माइनस करो, तब जाके बीच का एरिया मिल तो जाएगा, बट काफी लंबा एक इसका प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वो क्या कहता है कि फिर आप जरूरी थोड़ी ना कि पहले वाले तरीके से चलो, आप गिवन फंक्शन को रिवर्स कर दो, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x इक्वल टू वाई माइनस थ्री, राइट। तो ये वाला फंक्शन तो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में था, नीचे वाला फंक्शन x इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में हो गया। तो आप गिवन फंक्शन इस वाली फॉर्म में चेंज कर दो, चेंज करने के बाद फिर आप अब उल्टा कर दो, अब आप विड्थ को तो ले लो dy और लेंथ को ले लो आप एफ ऑफ वाई, विड्थ को तो ले लो डी वाई और लेंथ को ले लो एफ ऑफ वाई, और अब आप इंटीग्रेट कर दो, जैसे एफ एक्स डी एक्स कर रहे थे आप एफ ऑफ वाई डी वाई कर दो, और वही ए टू बी। इंटीग्रल्स करने का काम तो फॉर्मूले तो सेम ही चलेंगे, जो एक्स के साथ चल रहे थे वो वाई के साथ चलेंगे। अब एक्स की जगह ए टू बी लिमिट रख रहे थे, अब वाई की जगह ए टू बी लिमिट रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया सेकंड केस, ठीक है। हेयर एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ वाई बिटवीन द पॉइंट्स y इक्वल टू एंड y इक्वल टू एंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देख लिया, बस x की हमने y से रिप्लेस कर दिया, दैट इज इट, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला मिल गया मुझे। अगर आपको फोर्थ बाउंड्री का काम y एक्सिस से करवाना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और अगर x एक्सिस से करवाना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो। अब तीसरा और अंतिम केस सुनिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ और बात डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ, लेट्स से दिस इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो ये वाला पॉइंट है मेरा 5,7, राइट। तो उसी के सीध में जो इसकी इमेज बनेगी नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या होगी, 5,-7 होगा।
होगा नहीं होगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है, एरिया फॉर्मूला, मतलब कोई भी फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के अंदर मैं 7 पुटअप कर रहा हूं, तो जो आंसर आ रहा है वो 7 ना पुटअप करके -7 पुटअप करूंगा तो पिछले आंसर का नेगेटिव आंसर आएगा नहीं आएगा, इतना बता दो बस। जहां आपको 7 को डालना है, अब आप -7 डाल रहे हो। कुछ भी फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला मान लो, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही मान लो, एरिया फंक्शन, राइट। तो आप 7 पुटअप करके, जैसे मैंने कहा कि चलो 5 × 7 यही फंक्शन मान लो, तो 5 × 7 35। लेकिन अब 7 की जगह अगर आप -7 पुटअप करोगे तो -35 आएगा। यानी कि 7 की जगह अगर -7 पुटअप करेंगे तो एरिया पिछले वाले क्वांटिटी से नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अगर मेरा कर्व का विस्तार कुछ ऐसा है, लाइक दिस, ऐसा है, कर्व का विस्तार मेरा कुछ ऐसा है, जिसमें कुछ कर्व जो है एक्स एक्सिस के नीचे भी आ रहा है, और मेरा ऑर्डिनेट्स मान लो यहां से लेकर और यहां तक है, तो ये वाला जो ऑर्डिनेट है ये तो नीचे चला गया, नीचे चला गया, तो इसका एरिया जब मैं निकालूंगा और पहले वाले तरीके से ही निकालूंगा तो 100% नेगेटिव आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेम फॉर्मूला में आप जहां पहले पॉजिटिव वैल्यूज इंसर्ट कर रहे थे, अभी आप नेगेटिव वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, आएगा नहीं आएगा। बट ये तो फिर हमारे एरिया की टेक्निकलिटी को तोड़ता है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया आएगा तो नेगेटिव, चाहे से आप करके देख लो। यानी कि एक ऐसा एरिया जो एक्स एक्सिस के नीचे लटक रहा है, हैंगिंग एरिया बोलते हैं इसको, है ना, एक तो होता है ऊपर और एक होता है नीचे, तो ऐसा एरिया जब अपन मैथमेटिकली निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा तो आएगा ही। बट अब उसको पॉजिटिव कैसे करें, तो इसलिए हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है ना। तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट नेगेटिव आ रहा है उसको मॉडुलस फंक्शन में डालकर उसको पॉजिटिव बना देंगे, उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, और जो पार्ट पॉजिटिव आ रहा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और फिर दोनों एरिया को क्या कर देंगे, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दो एरिया मिल गए, इस वाले एरिया का तो मैं मॉडुलस कर दूंगा, इस वाले पार्ट के एरिया को तो मैं क्या कर दूंगा, मॉडुलस, और इस वाले पार्ट के एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यानी कि एरिया को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। हमने ब्रेकिंग द लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी सीखी है। बोलो, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक ये टोटल इंटीग्रेट करना है, लेट से ये है ले लो -10, और ये बीच में है मान लो -6, तो -10 से लेके -6 वाला जो एरिया है उसको तो मैं मॉडुलस में डालूंगा, लेकिन -6 से जो 7 वाला एरिया है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और आप टोटल लिमिट को, जैसे मान लो -10 से और 7 तक की लिमिट है, तो उसको हम ब्रेकिंग द लिमिट से ब्रेक कर देंगे, -10 से -6 प्लस -6 से P2 यूज कर लेंगे, -6 से दूसरी कौन सी है 5, ठीक है। और इस वाले पार्ट का फिर मैं फाइनली क्या कर लूंगा, मॉडुलस कर लूँ, इस वाले पार्ट का मॉडुलस कर लूंगा, अगले वाले का अगर आप कर भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी पॉजिटिव ही आना है, और नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलती होती है वो सुन लो, यहां पर जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, जो मॉडुलस करने की बारी आती है वो पूरे का कर लेते हैं, जो इस वाले पार्ट का करना था ना, और चाहो तो अगले वाले पार्ट का कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो होल मॉडुलस लगा लेते हैं। मुझे बताओ, होल मॉडुलस लगाने से आंसर सेम आएगा क्या, सही है क्या करना, आएगा क्या आंसर सेम होल मॉडुलस कि सर वैसे भी भाई ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, इस पे तो मॉडुलस लगाना ही लगाना है, उस वाला पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे भी मॉडुलस लगा लेंगे, तो फर्क क्या पड़ेगा, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, तो पूरे पे लगा दो, इस पे लगाना ही है, उस पे लगा दें तो फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना पूरे पे ही लगा दें। अब पूरे पे लगा दें तो फर्क कैसे पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका एरिया नेगेटिव निकल के आएगा, मान लो इसका एरिया निकल के आया -300, और उसका एरिया पॉजिटिव निकल के आएगा, मान लो उसका एरिया निकल के आया +700। अब आप अलग अलग करो पहले, तो -300 का मॉडुलस और 700 के साथ छेड़छाड़ मत करो, या 700 का भी चाहो तो अलग से कर दो, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, -300 का मॉडुलस 300 और 700 का तो 700, अगले को तो वैसे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, लगा दिया तो कोई, तो टोटल एरिया 1000 स्क्वायर यूनिट्स मिल गया, मिल गया। अब अभी तो क्या किया मैंने, मॉडुलस अलग अलग लगा के जोड़ा, लेकिन मैं पहले जोड़ के और होल मॉडुलस कर दूं तो देखो क्या हो गया, मैंने होल मॉडुलस लगा दिया, अब देखो क्या हुआ, 700 -300 400, तो क्या एरिया सेम मिला क्या मुझे, बोलो। ऑब्वियसली ये गलत है, 700 तो उसका एरिया है, पर टोटल 400 कैसे आ रहा है, 700 तो उस पार्ट का एरिया है, समझ आया।
तो होल मॉडुलस लगाना तो बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच है होल मॉडुलस तो लगाना। तो अप्रोच क्या रखें सर? अप्रोच यही रखो कि जो नेगेटिव एरिया है उसी को ही मॉडुलस लगाओ, पॉजिटिव एरिया के साथ छेड़छाड़ करते ही क्यों? क्योंकि उसको भी मॉडुलस लगाना याद रख लोगे, कई बच्चे अगर याद रख लेते हैं तो फिर जल्दीबाजी में होल मॉडुलस भी लगा लेते हैं, और याद ही नहीं रहेगा तो ये माइंड में एक ही चीज रहेगी, नहीं उसके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं है। छेड़छाड़ केवल और केवल एक्स एक्सिस से नीचे वाले एरिया की ही करनी है। ओके। ओके। अब अगर जो सेकंड केस में ऐसा केस बन गया, ये तो फर्स्ट केस का ऐसा केस था जिसमें नीचे ऊपर एरिया आ रहा है, सेकंड केस हमने जो ऐसा बनाया था उसमें ऐसा केस बन गया, लेट्स से सेकंड केस हमने जो ऐसा बनाया था ना, उसमें अगर ऐसा केस बन गया तो उसमें कैसे देखोगे? उसमें फिर राइट एंड लेफ्ट देखेंगे। जो एरिया इसके राइट साइड है उसके साथ मॉडुलस नहीं लगाना है, और जो एरिया इसके लेफ्ट साइड में चला गया लाइक दिस उसके साथ मॉडुलस लगाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक करो, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एरिया निकालो। तो कुछ एरिया तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट में है और कुछ एरिया एक्स एक्सिस के राइट में है। तो जो राइट वाला है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, जो लेफ्ट वाला है इस वाले एरिया का मॉडुलस लगेगा। ठीक है। फर्स्ट वाले केस में तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले का लगेगा, सेकंड वाले केस में वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का लगेगा, क्योंकि ये एरिया मैथमेटिकली नेगेटिव निकल के आएगा तो इसका मॉडुलस लगा देंगे। क्लियर है सारी बातें? ओके। सो चैप्टर इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, बट अभी भी हम क्वेश्चंस को पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? अभी बताते हैं उसका कारण, इसको पढ़ लो एक बार। हेयर एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू a एंड b। देखो a से b तक चाहिए मुझे टोटल, ये a से टोटल b तक चाहिए। तो मैंने बीच में वो वाला पॉइंट निकाला सबसे पहले, तो जहां से एरिया नीचे ऊपर होना शुरू हुआ। तो a से लेके c अलग इंटीग्रेट करेंगे और c से लेके b अलग इंटीग्रेट करेंगे। जो c से लेके b करेंगे उस पर मॉडुलस लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन जो a से लेके c करेंगे उसमें एरिया अंडर द कर्व नीचे है, इसका मॉडुलस लगाना कंपलसरी है। रीड करते हैं नीचे, इज गिवन बाय टोटल एरिया तो ये है, टोटल एरिया तो ये है। सो देखो जो ए से लेके सी तक इंटीग्रेट हुआ है वो एक्चुअली y इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, वो इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है। वो एक्चुअली y इक्वल टू क्या है, अगर वो एफ एक्स है तो ये माइनस एफ एक्स है, ऐसे देखो है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा फाइनल इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम मॉडुलस करेंगे। और इधर तो छेड़छाड़ करो ही मत, मतलब चाहो तो कर लो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को ऐड करने से ये टोटल एरिया मिलेगा। डन। ओके। अब ये तो आपको पता चल गया कि पूरे चैप्टर में खेल है कर्व्स का। अब कर्व्स जो हमने अभी तक सीखी हैं, क्योंकि कर्व आपको बना के थोड़ी ना देगा कि ये लो साहब कर्व निकाल दो इसके अंदर का एरिया। आपको कर्व्स की क्या चीज देगा? आपको कर्व्स की इक्वेशन देगा। आपको क्या देगा? कर्व्स की इक्वेशन देगा। उस इक्वेशन से आपको कर्व बनाना है, उस इक्वेशन से आपको कर्व बनाना है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। इस कर्व के अंडर का एरिया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालो। बस ऐसा आएगा सवाल तो। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x कर्व कैसा बनता है वही नहीं जानता मैं, तो वही नहीं जानता तो एरिया निकल पाएगा क्या? या निकल पाएगा तो हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि कर्व हो सकता है ऐसा वाला हो, मैं तो ऐसा वाला मान रहा था, और हो सकता है कर्व ऐसा वाला हो। तो कुल मिला के इस कर्व को ड्रॉ करना आएगा तभी हम सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो क्लास 11th का रिवीजन है ऑफ चैप्टर नंबर 10 एंड 11, या 9 एंड 10 होगा लास्ट ईयर कुछ कटने के बाद। कुल मिला टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइंस और कॉनिक सेक्शंस। स्ट्रेट लाइंस एंड कॉनिक सेक्शंस में हमने कर्व की इक्वेशन पढ़ के उसको ड्रॉ करना या ड्रॉन कर्व की इक्वेशन बनाना या उससे रिलेटेड चीजों को सीखा था। तो उसका क्विक 10 मिनट में हम फॉलो रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे जो इजी कर्व होता है वो होता है लाइंस। लाइन के अंडर का कर्व भी आ सकता है, लाइन के अंडर का एरिया भी पूछ सकता है। ठीक है ना। चांसेस कम है बट पूछ ले तो लाइन की इक्वेशन से हमको लाइन बनानी आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। तो जो लाइंस हमको कवर करनी है वो है, जो लाइंस हमको कवर करनी है, पहली दो लाइंस तो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी ऑफ टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। वाई इक्वल टू सी टाइप की जो लाइन होती है, यानी सी फॉर एनी कांस्टेंट, वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और एक्स इक्वल टू सी टाइप की कोई लाइन है जहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वाई इक्वल टू 3, इसके अंडर का एरिया निकालो, तो इसके अंडर का एरिया निकालने के लिए वाई इक्वल टू 3 लाइन बनानी पड़ेगी ना। तो वाई इक्वल टू 3 कैसे बनाओगे? आप ऐसी एक लाइन बनाओगे जिसका गैप कितना हो, 3 यूनिट्स हो। या फिर मैंने कह दिया एक्स इक्वल टू 5 वाली लाइन बनाओ,
तो x इक्वल टू 5 मतलब x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट कैन बी एनीथिंग, तो आप क्या बनाओगे, एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो और ये गैप इसका कितना हो, 5 यूनिट्स हो। ठीक है, तो लाइंस के पहले दो केसेस समझ में आ गए, y इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी। तीसरा और अंतिम केस क्या है, जिसमें लाइन ना तो पैरेलल टू x एक्सिस हो और ना ही पैरेलल टू y एक्सिस हो, फिर क्या हो, फिर उस फॉर्म में हो जो हमने 10th में सीखी थी। लाइक सपोज करो मैंने लाइन दे दी 3x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये भी एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन ही होती है। अब ये ना तो पैरेलल टू x एक्सिस है ना पैरेलल टू y एक्सिस है, ये कैसे, कोई ऐसे वैसे कहीं से भी हो सकती है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो इन दोनों के अलावा अगर कोई भी लाइन गिवन हो तो उसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करें। कुछ याद आया, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं, ये दोनों गिवन है तो वेल एंड गुड, ये तो पैरेलल लाइन सही टू द एक्स एक्सिस, लेकिन इसके अलावा कोई गिवन हो तो क्या करें, तो किस में कन्वर्ट करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सी फॉर्म होती है ये स्ट्रेट लाइन की, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट नहीं है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होती है, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एक ही इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें m तो है स्लोप और c है वाई इंटरसेप्ट, m तो है स्लोप और c क्या है, वाई इंटरसेप्ट। उसमें कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा सर, बहुत फायदा होगा। उसमें कन्वर्ट करने से आप लाइन बना पाओगे। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता और कोई लाइन ऐसे गिवन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 10, इमेजिन करो इसको ग्राफ पे कैसे डालोगे। इमेजिन करो अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आती तो आप इसको ग्राफ में कैसे डालोगे, सोचो कैसे डालोगे बताओ। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालो, जैसे आप 10th में निकालते थे, लेट एक्स बी 3 लेट वाई बी 3, तीन चार पॉइंट्स निकाल के कनेक्ट करो पॉइंट टू पॉइंट, यही तरीका है। क्लास 10th में नहीं डाली थी इन लाइंस को अपन ने ग्राफिकली, वही तरीका है। सोचो कितना ट्रेडिशनल और ऑकवर्ड तरीका होगा वो 12th में आके ये सब करना। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरीके से तो नहीं चलेंगे, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं उस तरीके से बच सकता हूँ, वो बुकिश पुराना तरीका, ट्रेडिशनल तरीका। अब कैसे मैं करूंगा वो देखो, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है m और एक है c। m इज कॉल्ड व्हाट, स्लोप, m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज कॉल्ड व्हाट, y इंटरसेप्ट, ये सिंपली इंटरसेप्ट कह दो, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कहाँ पे काट रहा है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो टोटल चार केस हो गए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे बताओ जो जिस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लोप, टेन थीटा। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब टेन थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा एक एक्यूट एंगल होता है। टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा एक एक्यूट एंगल होता है। स्लोप नेगेटिव मतलब टेन थीटा नेगेटिव, और टेन थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये सीखा है हमने। तो थीटा पॉजिटिव एंगल किसके साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो सपोज करो कोई लाइन ऐसे बना रही है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो एंगल बना रही है वो एक्यूट एंगल बना रही है, तो 100% इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आएगा। और कोई अगर लाइन जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो फिर इसका जो स्लोप आएगा वो हर हाल में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि जिसका स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि एम की वैल्यू पॉजिटिव है, वो यू वाली लाइन से, और जिसका नेगेटिव है वो यू वाली लाइन से। तो स्लोप देखकर आप डायरेक्शन पता करोगे लाइन की, ऐसे या ऐसे। अब इससे क्या पता चलेगा, वाई एक्सिस को ऊपर काटा या नीचे काटा। जैसे वाई एक्सिस को इसने ऊपर काटा है ना, ये पॉजिटिव है वाई इंटरसेप्ट, और अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो फिर वाई एक्सिस को नीचे काटना है, तो कैसे काटोगे, ऐसे। अभी भी देखो स्लोप तो पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बन रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को नीचे काट रहे हैं हम, देखो समझ आया। तो पहला वाला केस क्या है, ये ब्लू लाइन वाला केस कौन सा है, जिसमें एम बी पॉजिटिव और सी बी पॉजिटिव, राइट। इसमें एम बी पॉजिटिव सी बी पॉजिटिव। ग्रीन वाला केस कौन सा है, जिसमें एम तो पॉजिटिव है अभी भी, क्योंकि ऐसी वाली लाइंस में एम पॉजिटिव रहता है एक्यूट एंगल, लेकिन इसमें सी नेगेटिव है, वाई एक्सिस को वो नीचे काटता है। ठीक है, अब बचे हुए दो केस। तीसरा केस जिसमें एम तो पॉजिटिव हो लेकिन सी
यानी एम तो नेगेटिव हो लेकिन सी पॉजिटिव हो, स्लोप तो क्या हो नेगेटिव, ये एम हो नेगेटिव और ये सी हो पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है देखो, जरूरी नहीं है वो इधर से ही काटे, कहीं से भी बना लो, ऐसा हो सकता है। अब आप देखो इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, ओ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो एम तो है नेगेटिव लेकिन स्लोप आज भी पॉजिटिव है देखो, वाई एक्सिस के ऊपर ही कट लग रहा है ना। और एक चौथा और अंतिम केस जिसमें दोनों नेगेटिव हो, वो कैसी लाइन बनेगी सोचो जरा, वो कैसी लाइन बनेगी सोचो, आइडिया लग गया क्या, बोलो। यूं, लाइक दिस। इसमें देखो अगेन स्लोप आज भी नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है लाइंस, वो तो इन्हीं चार में से होगी। और क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, और कोई दुनिया में लाइन बन सकती है क्या? या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, या इन चार में से कोई सी कोई बनेगी। छह के अलावा तो कोई लाइन ही नहीं हो सकती ना, बोलो। तो अगर मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लिया और m और c पॉजिटिव है या नेगेटिव केवल ये चेक कर लिया, तो मैं लाइन यू 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 या यू में से बना दूंगा। एक्चुअल मेजरमेंट थोड़ी ना करनी है, आइडिया ही लेना भी लाइन कैसी है। एक बार आइडिया मिल गया तो एरिया अंडर द कर्व निकल जाएगा ना। डन, क्लियर। तो लाइंस का मुद्दा खत्म हुआ। हम्म, पहली दूसरी लाइन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल। तीसरी लाइन जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने के बाद पता चलेगा, जहां पे m तो होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। पहला केस, इसमें भी पहला केस क्या है, जब m पॉजिटिव, m इज ग्रेटर देन जीरो, और c भी पॉजिटिव, c इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो वो वाला केस ऐसा है, ठीक है, जिसमें थीटा पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव मतलब थीटा एक्यूट होगा, और c पॉजिटिव होगा, ऐसी वाली लाइन होगी। सेकंड केस क्या होगा, जिसमें m तो पॉजिटिव है, m तो पॉजिटिव है बट सी नेगेटिव है। वो वाला कौन सा केस होगा, इसी लाइन को पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दो, ऊपर वाली जो लाइन है इसको पैरेलल फॉर्म में कहा शिफ्ट कर दो, नीचे शिफ्ट कर दो। तो अभी भी देखो एम तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल तो आज भी बन रहा है, लेकिन सी नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा केस और चौथे केस में हम एम को ही नेगेटिव कर देंगे, यानी स्लोप को नेगेटिव कर देंगे। These are the third and the fourth case। हम्म, इसमें एम नेगेटिव और इसमें भी एम नेगेटिव, लेकिन इसमें सी पॉजिटिव और इसमें सी नेगेटिव। तो सी पॉजिटिव ऊपर, ये एम नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, और इसी को अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं लाइक दिस, तो ऑब्ट्यूज एंगल आज भी है यहाँ पे। एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से देखना है, स्लोप निकालने के लिए कहीं वाई एक्सिस के साथ निकालने लग जाओ। ठीक है, और सी क्या है इसमें, नेगेटिव। दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट केस। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या सीखनी है, कर्व्स कौन कौन से मिलेंगे हमको, या तो लाइंस मिलेंगी इस चैप्टर में, या फिर क्या मिलेंगे सर्कल्स, या फिर क्या मिलेंगे इलिप्स, या फिर क्या मिलेगा पैराबोला, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सर्किल अगर आ जाता है और कह देता है सर्किल की के अंदर जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो बताओ, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है। अब आप इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, ऐसे नहीं कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्किल, ये तो सेवंथ क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, सर्किल का एरिया निकालो। सर्किल का एरिया निकालने के लिए नहीं कहेगा, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस सर्किल, इंक्लोज्ड बाय दिस सर्किल एंड वाई एक्सिस। अब बताओ कौन सा एरिया इंक्लोज हुआ, ऐसा एरिया जो इस सर्किल और वाई एक्सिस से बनता हो, तो ये वाला एरिया है। ये कैसे निकालेंगे, इस सर्किल और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से ये तो एरिया बनता है, चेक करो, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो वो क्लियर करेगा कि कौन सा वाला एरिया चाहिए, राइट साइड ऑफ एक्स एक्स वाई एक्सिस या लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, वैसे अगर कुछ ना गिवन होता है ना, तो हमेशा छोटा एरिया लेते हैं। हमने सीखा है क्लास 10th 11th में, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो कुछ नहीं गिवन होता है तो बाय डिफॉल्ट माइनर माना जाता है, तो इसमें भी कुछ ना गिवन हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एरिया है, फिर वो वाला नहीं। ठीक है, क्लियर। तो सर्किल अगर गिवन हो तो सर्किल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो भी हमने 11th में सीख ली थी। ये इक्वेशन होती है सर्किल की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे एच और के तो होते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल, और आर इज व्हाट, रेडियस। तो आपको सर्किल की इक्वेशन गिवन हो तो पहले आप उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें,
जिसके लिए आपको परफेक्टिंग द स्क्वायर की टेक्निक्स आनी चाहिए, स्क्वायर्स को कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा है। कन्वर्ट होने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सर्किल कैसा है। भाई एच कोमा के अगर पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाओगे कि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लो एच कोमा के ऐसा आ जाता है -3,5, तो आपको पता लगेगा यार सेंटर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेंटर इधर है या इधर है। उस हिसाब से आप सर्किल का आइडिया लेंगे, बन जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आइडिया लेना है कि सर्किल का सेंटर कहाँ है, कैसा क्या है। तो वो बनने के बाद फिर आप एरिया अंडर द कर्व बाद में निकाल पाओगे जब आपको सर्किल पता चलेगा। ठीक है। अब सर्किल की एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसको हम इलिप्स कहते हैं। क्या डिफरेंस है सर्किल से इलिप्स में? क्या डिफरेंस है सर्किल से इलिप्स? सर्किल में लेफ्ट टू राइट और नॉर्थ टू साउथ यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का विस्तार बराबर होता है। जितनी चौड़ाई ये है उतनी ही चौड़ाई ये है, जबकि इलिप्स में ये चौड़ाई सेम नहीं होती है। अगर ये विस्तार, अगर मान लो ईस्ट वेस्ट विस्तार ज्यादा है और नॉर्थ साउथ विस्तार कम है, तो ये सर्कल कुछ ऐसा रूप ले लेगा। ये विस्तार तो ज्यादा है और ये विस्तार कम है तो ऐसा रूप ले लेगा। या फिर उल्टा कर दें, ये विस्तार कम है और ये विस्तार ज्यादा है तो ये सर्कल ऐसा रूप ले लेगा। ठीक है। तो एक सर्किल दो तरीके से टूट सकता है, मतलब मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये जो दो तरीके हैं इन्हीं को एलिप्स बोलते हैं। ये जो दो तरीके हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो सर्किल है, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है तो एलिप्स है, ऐसे समझ लो। ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन याद है किसी को? क्या? अब दो तरीके के एलिप्स जो आ सकते हैं हमारे, एलिप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, एलिप्स तो आएगा ही आएगा ऐसे मान के चलो ना। एलिप्स आता है या पैराबोला आता है जनरली? सर्किल भी कम ही आता है बट हम कवर करके चलें इन केस आ जाए तो। हाँ जी। सो इलिप्स की इक्वेशन होती है, बोलना x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक है। जहाँ पे ये वाला जो विस्तार है उसको तो कहते हैं a, मतलब ये a है और ये टोटल 2a हो जाता है। ये वाला जो डायमेंशन है ये है a और ये वाली जो डायमेंशन है उसको कहते हैं हम b। डन। तो ये वाला केस तो कब बनता है? जब a b से बड़ा है। देखो a b से a बड़ा है और b छोटा है। और ये वाला केस कब बनता है नीचे वाला? जब उल्टा है। चलो छोड़ो। ठीक है। इस ये वाला केस क्या है? तो करीब करीब सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है, पर आप समझ जाना ए छोटा है और बी थोड़ा सा बड़ा है इसमें। हो सकता है करेक्ट नहीं बन पाया। और इक्वेशन क्या है? ये है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। फाइनली हम आखिरी चीज पे आ गए जिसको हम कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला इज अनदर इंपॉर्टेंट कर्व जो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ कभी नहीं पूछेगा। ये जो फाइनल चीज आ गई यही सारी चीजें। पैराबोला की चार इक्वेशंस होती हैं। चार प्रकार के पैराबोला होते हैं: राइटवर्ड फेसिंग, लेफ्टवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग एंड डाउनवर्ड फेसिंग। उसको हम कैसे याद रखें सर? याद करने का तरीका आपको लास्ट ईयर समझाया था। देखो इस वाले पैराबोला में देखो आप, वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी भी वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को सेम करना हो तो उसका स्क्वायर कर दो। और एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये 4a डिवाइड होगा यहाँ से। 4a डिवाइड होगा तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी नहीं मिलेगी? तो y² इक्वल टू 4ax तो होता है राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब मान लो कि इसी में अगर मैं y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए, y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए x निकालना चाहूँ तो -4a डिवाइड हो जाएगा उधर। और -4a डिवाइड आएगा तो x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी नहीं मिलेगी? तो यानी कि कहाँ हो जाएगा ये? लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है। हो जाएगा लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला। फिर आ जाओ थर्ड केस क्या बनेगा? अपवर्ड फेसिंग। अब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ये होती है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू ये होती है। दोनों के लिए वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो x² इक्वल टू 4a अपवर्ड फेसिंग। और x² इक्वल टू -4a क्या होता है? जिसमें एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए, ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू, दोनों वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव, तो x² इक्वल टू -4a ये होता है नेगेटिव डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो पैराबोलस की चार इक्वेशन, एलिप्स की दो इक्वेशन, सर्किल की एक इक्वेशन और लाइंस के 6 केसेस। ठीक है। 6 केसेस में दो केसेस तो हैं x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू सी, और फिर बचे हुए 4 केसेस हैं चार प्रकार की लाइंस। y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करने के बाद जो 4 केसेस बने, ये सारी नॉलेज। और फाइनली इंटीग्रेट करना आना चाहिए, लिमिट्स डालने आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। इट विल बी माई चॉइस वेदर टू यूज प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल्स और नॉट। बाकी वो सेकंड प्रॉपर्टी तो जहाँ लगनी है वहाँ लगनी है, ब्रेकिंग द लिमिट्स। उसके अलावा भी कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है तो वो मेरी चॉइस है, ना करो तो आपकी मर्जी है। ठीक है। ये सारा सब कुछ अगर हमको आता है तो हम पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कल स्टार्ट कर सकते हैं। उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। रिवाइज का क्या, नोट्स बनाओगे उसी में रिवाइज हो जाएगा सब। क्लास 11th का ही बराबर है।
ठीक है, अच्छे से इसके नोट्स बना दो यहाँ तक। जो सेकंड टॉपिक होगा एक्सरसाइज 8.2 वो हमारा ओमिटेड है, वो टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट में भी इस टॉपिक से हैं। तो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन टू, अब दो कर्व्स के बीच का एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये 2D प्लेन है, एक कर्व यूं है, एक कर्व यूं है, इन दोनों के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो सेकेंड एक्सरसाइज में तो ये टॉपिक बिल्कुल विस्तार से है जो कट गई, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक आध क्वेश्चन बनता है और मिसलेनियस में भी बनता है, तो इससे बच नहीं पाएंगे हम। तो कोई बात नहीं, बेसिक क्वेश्चंस करें, फिर इसके भी एक आध क्वेश्चंस कर लेंगे। डिटेल में नहीं डिस्कस करना है इस टॉपिक को, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखते हम, क्वेश्चन आएगा उसी टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इन शॉर्ट हम कहें तो चैप्टर इंट्रोडक्शन इज ओवर। टुमारो विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड द मिसलेनियस पार्ट। 3-4 दिन में हो जाएगी एक्सरसाइज, ये चैप्टर मतलब हुआ। ठीक है, चलो कल से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।